समाई संडे की पहली बड़ी स्टोरी पंजाब में कांग्रेस के जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामे से जुड़ी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफे के बाद से यानी कल से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी में पंजाब का नया सीएम बनाए जाने को लेकर खूब ड्रामा हुआ है। एक नहीं कई अलग अलग नाम दिन भर सुर्खियों में छाए रहे और शाम को अंत में जाकर चरणजीत सिंह चन्नी को नया मुख्यमंत्री बना दिया गया। कांग्रेस ने चन्नी पर दाव क्यों खेला? सवाल यह भी कि 2022 के मद्देनजर चन्नी को सीएम बनाया जाना क्या कांग्रेस के हित में होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह को चन्नी कबूल होंगे? हमारी इस रिपोर्ट में आपको इन सभी सवालों के डिटेल में जवाब मिलेंगे। पंजाब में कांग्रेस का जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा। सीएम पद को लेकर दिन भर कंफ्यूज रही कांग्रेस। एक नहीं कितने ही नाम 24 घंटे तक सुर्खियों में रहे। अंत में चरणजीत सिंह चन्नी पर जाकर सस्पेंस खत्म हुआ। कल 11 बजे ओथ टेकिंग सेरेमनी होएगी। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा क्या दिया? नए सीएम को लेकर कांग्रेस में पूरे एक दिन तक ड्रामा चलता रहा। शनिवार को चंडीगढ़ में हुई विधायक दल की बैठक से पहले कांग्रेस सूत्रों से खबर आई कि पंजाब में नेता विपक्ष रहे सुनील जाखड़ को अगला सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन ये खबर एक घंटे भी नहीं टिक पाई और कांग्रेस सूत्रों से खबर छनकर आने लगी कि कांग्रेस पार्टी जाखड़ को नहीं बल्कि डेरा बाबा नानक सीट से विधायक सुखजिंदर सिंह रंधावा को नया मुख्यमंत्री बना सकती है। शनिवार की देर शाम तक यह खबर भी हर जगह तैरती रही, लेकिन रात में वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के घर पर एक बार फिर से मीटिंग हुई और रविवार की सुबह कांग्रेस सूत्रों से खबर आई कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी अब रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन अंबिका सोनी ने खुद ही इस ऑफर को सामने आकर ठुकरा दिया और कहा कि वो नहीं बल्कि कोई सिख ही पंजाब का नया सीएम बनेगा। मैंने मना कर दिया है। पार्टी की एक्सरसाइज चंडीगढ़ में चल रही है। जनरल सेक्रेटरी है वहाँ और दोनों ऑब्जर्वर हैं। वो एक एक एमएलए से पूछ रहे हैं लिखित में उनकी क्या राय है। मेरी मान्यता है आज से नहीं पिछले 50 साल से कि पंजाब का मुख्य चेहरा जो होना चाहिए वो एक सिख होना चाहिए। अंबिका सोनी के इस बयान के बाद एक बार फिर रंधावा को लेकर चर्चा तेज हो गई। दिन भर रंधावा न्यूज चैनलों पर छाए रहे। कहा जाने लगा कि शाम 5 बजे रंधावा के नाम का ऐलान हो जाएगा। ये भी खबर आई कि रंधावा राज्यपाल से मिलने के लिए निकल चुके हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद खबर आई कि सिद्धू अपने नाम को लेकर अड़ गए हैं और चंडीगढ़ के मैरियट होटल में काफी देर तक इसी बात पर पेंच फंसा रहा। लेकिन इसके बाद पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत का एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि पंजाब के अगले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी होंगे। कांग्रेस पार्टी में ये सब इकट्ठे होके चलेंगे। चन्नी हमारे अब मुख्यमंत्री हैं। हरीश रावत के इस ऐलान के साथ ही तय हो गया कि चरणजीत सिंह चन्नी विधायक दल का नेता चुन लिए गए हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी ने इन सभी नामों को दरकिनार करके चरणजीत सिंह चन्नी को ही अगला सीएम क्यों बनाया? तो इसका जवाब कांग्रेस के दलित कार्ड में छिपा है। असल में पंजाब में दलितों का 32% वोट शेयर है और चमकौर साहिब सीट से विधायक चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब का बड़ा दलित चेहरा है। यहाँ पर अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ पर दलित की जो आबादी है पूरे देश की अगर हम बात करें तो पंजाब में सबसे ज़्यादा है। तो अब ये सारी चीज़ें सुलझती नज़र आ रही हैं और एक बड़ा कार्ड जो है वो कांग्रेस खेलना चाह रही है और उन्हें अब राजनीति में फ्रंट पे खेलना है। अब देखते हैं कि कितने कामयाब होते हैं। चन्नी को लेकर जानकारी इसके आगे की ये है कि चन्नी अमरिंदर सिंह सरकार में गृह मंत्री थे, लेकिन वर्तमान में अमरिंदर सिंह के विरोधी हैं। सिद्धू कैंप के नेता माने जाते हैं।
कई बार अमरिंदर सिंह को दलित विरोधी तक बता चुके हैं और शायद अमरिंदर सिंह के विरोध का इनाम ही अब जाकर चन्नी को मिला है। और चन्नी की ताजपोशी को आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि सिद्धू कैंप का होने के नाते उन पर सिद्धू के रिमोट होने का आरोप भी लग सकता है। ये बात और है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चन्नी को शुभकामनाएं दी हैं और उनसे उम्मीद जताई है कि सीमा पार से मिल रही चुनौतियों के खिलाफ पंजाब को वो सुरक्षित रखेंगे। चंडीगढ़ से अमित भारद्वाज और दिल्ली से रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए सीएम के तौर पर कल शपथ लेंगे। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उन्हें सीएम बनने पर बधाई दी है, लेकिन ऐसा लगता है कि चन्नी के शपथ ग्रहण से पहले ही उन पर मी टू का ग्रहण लग रहा है। बीजेपी ने चन्नी पर आरोपों की बौछार करते हुए कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चरणजीत चन्नी को सीएम बनाया है, जो 3 साल पहले मी टू के आरोप झेल चुके हैं। उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने एक महिला आईएएस अधिकारी को वर्ष 2018 में अश्लील मैसेज भेजे थे। इसे उस वक्त छिपाया गया, लेकिन मामला तब खुला जब पंजाब की महिला आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा। वेल डन राहुल, ये अमित मालवीय की तरफ से ट्वीट किया गया। तो जी न्यूज ने अपनी रिसर्च टीम की मदद से चन्नी पर लगाए गए बीजेपी के इन आरोपों की पड़ताल की, तो हमें ये जानकारी मिली कि ये मामला वर्ष 2018 अक्टूबर के महीने का है। एक महिला आईएएस अधिकारी ने चन्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे। चन्नी उस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। चन्नी पर आरोप लगे थे कि उन्होंने महिला आईएएस अधिकारी पर को उनके मोबाइल फोन पर अश्लील मैसेजेस भेजे थे। ये तब पंजाब का पहला मी टू मामला था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस महिला अधिकारी ने इस मामले में कभी चन्नी के खिलाफ केस दर्ज नहीं कराया था, लेकिन अमरिंदर सिंह ने तब चन्नी का बचाव किया था। अमरिंदर सिंह उन दिनों इजराइल के दौरे पर थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था और कहा था कि उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर चन्नी से उस महिला अधिकारी से माफी मांगने को कहा है। चन्नी ने माफी मांग ली है और अब ये मामला सुलझा लिया गया है। लेकिन चन्नी पर लगे आरोप, ये बात सही दिखाई देती है और इसलिए राहुल गांधी से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से रिएक्शन आया, कह रहे चरणजीत चन्नी को सीएम बनाना ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं। पंजाब का पहला दलित सीएम चुना है कांग्रेस पार्टी ने और ये फैसला स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से कहा जा रहा है। ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कांग्रेस आला कमान द्वारा। पंजाब का पहला दलित सीएम होंगे चन्नी और ये फैसला नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये फैसला संविधान और कांग्रेस को समर्पित है। साथ ही उन्होंने बधाई दी है चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम चुने जाने पर। और चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई दे रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, कहते हुए कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है। कल 5 बजे कांग्रेस पार्टी दी लैजिस्लेटिव पार्टी दी मीटिंग हुई है। कांग्रेस दे सारे एमएलए साहबान ने सर्बसम्मति नाल कांग्रेस पार्टी दे सारे एमएलए साहब ने जो फैसला कल 5 बजे सर्बसम्मति नाल लिया उस बारे अज असीं गवर्नर साहब नूं अपना दावा पेश किया है। गवर्नर साहब ने कल नूं 11 बजे सौं चक्कण का टाइम दिता है। कल नूं 11 बजे ओथ टेकिंग सैरेमनी होएगी। उस तो ओथ लैण तो बाद असीं साडे पार्टी के प्रधान साडे लीडर साहबान तुहानूं सारिआं नूं संबोधन करनगे। कल 11 बजे तक तुसीं इंतजार करो। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चरणजीत सिंह चन्नी को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि 11 बजे तक का इंतजार कीजिए, लेकिन साथ ही आप अपने स्क्रीन पर जो इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन जुड़ी है नवजोत सिंह सिद्धू के बयान से। कह रहे हैं ये फैसला संविधान और कांग्रेस को समर्पित है। देखिए ये ट्वीट किया गया, हिस्टोरिक बता रहे हैं, ऐतिहासिक बता रहे हैं। पंजाब का पहला दलित सीएम डेजिग्नेट विल बी रिटन विद गोल्डन लेटर्स इन हिस्ट्री।
ये नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा ट्वीट किया गया है। और चन्नी, आपको बता दें, सिद्धू गुट के नेता माने जाते हैं। चन्नी को भले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुभकामनाएं दी हों, लेकिन पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर आप जानते हैं कैप्टन अमरिंदर पहले ही मोर्चा खोल चुके हैं, उन्हें पाकिस्तान का यार बता चुके हैं। और आज बीजेपी ने भी कांग्रेस को कैप्टन अमरिंदर सिंह के इन्हीं आरोपों की याद दिलाते हुए घेरने की कोशिश की। और सिद्धू पर कैप्टन के गंभीर आरोपों के बाद कांग्रेस ने जिस तरह से चुप्पी साधी हुई है, उस चुप्पी को लेकर कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी ने सवाल भी उठाए। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के यार सिद्धू, पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा के दोस्त सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के कई गंभीर आरोप। He is going to be a disaster. कैप्टन के इन आरोपों पर अब तक चुप कांग्रेस और गांधी परिवार। शनिवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के फौरन बाद ही कांग्रेस के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्हें पाकिस्तान का यार कहा, इमरान और बाजवा का करीबी बताया और सिद्धू को पंजाब के लिए डिजास्टर तक कह दिया। एंड ये उनका लीडरशिप का दोस्त है, उनके आर्मी चीफ का दोस्त है और आर्मी चीफ की ISI ये कर रही है। और दूसरा, ही इज ऑल्सो फ्रेंडली विद इमरान खान, उसका खास दोस्त है। हैरानी इस बात की है कि सिद्धू पर कैप्टन के लगाए गए गंभीर आरोपों को 24 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है और गांधी परिवार की तरफ से इस पर कोई एक्शन रिएक्शन नहीं दिखा है। कैप्टन के इन गंभीर आरोपों पर कांग्रेस ने अब तक चुप्पी साधे रखी है और इसीलिए बीजेपी कैप्टन के इन आरोपों को मुद्दा बनाकर कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। भारत पर पाकिस्तान द्वारा आतंकी हमले के बाद नवजोत सिद्धू ने पाकिस्तान जाकर वहां के सेना प्रमुख बाजवा को जिस तरह से गले लगाया, इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने उसको एंटी नेशनल कहा है, देश विरोधी करार दिया है। यह बेहद ही गंभीर आरोप है। बीजेपी असल में सिद्धू के पाकिस्तान दौरे की तस्वीरों को याद कराकर कांग्रेस को घेरने में जुट गई है। ये पाकिस्तान में करतारपुर एपिसोड के वक्त की तस्वीरें हैं, जब इमरान खान के प्रेम में सिद्धू पाकिस्तान पहुंच गए थे। करतारपुर जाकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा को गले लगाया था, खालिस्तानी आतंकी के साथ फोटो खिंचवाई थी और इमरान खान की तारीफों के पुल बांधे थे। सिकंदर ने डरा के दुनिया जीती सी, सिकंदर ने खौफ नाल दुनिया जीती सी। इमरान खान साहब, तुसी ओ सिकंदर हो जिन्हें पूरी दुनिया के दिल जिते है, दिलों दे विच वास करते हो, दिलों दे विच राज करते हो। देश के वफादार फौजी रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उस वक्त भी सिद्धू के पाकिस्तान प्रेम का पुरजोर विरोध किया था और तब भी आपत्ति जताई थी, जब ये सब कुछ जानते समझते हुए भी कांग्रेस पार्टी ने सिद्धू को पंजाब प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। कैप्टन ने तब भी विरोध किया था, जब सिद्धू के एक सलाहकार ने कश्मीर पर भारत का अवैध कब्जा बताया था, तो दूसरे सलाहकार ने चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान परस्त बातें करने को जरूरी कहा था और इंदिरा गांधी के आपत्तिजनक कार्टून तक पोस्ट कर डाले थे। कैप्टन तब भी सिद्धू के खिलाफ गरजे थे, गांधी परिवार को चिताया था, लेकिन गांधी परिवार उस वक्त भी खामोश रहा और आज भी वो कैप्टन के इन आरोपों को नजरअंदाज कर रहा है। सिद्धू के खिलाफ जम्मू में डोगरा फ्रंट के विरोध प्रदर्शन को भी देखना नहीं चाहता, वो भी सिर्फ इसलिए कि कैसे भी 2022 में पंजाब का चुनाव जीत जाए, फिर चाहे सिद्धू पर अपने ही कितने गंभीर आरोप क्यों न लगाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
हमारी संडे की दूसरी स्टोरी उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी है। आज यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार का 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष पर कई निशाने साधे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के 16 पन्नों वाले रिपोर्ट कार्ड को 16 आने झूठा बताया। बीएसपी और कांग्रेस ने भी इस रिपोर्ट कार्ड को झूठ का परिंदा करार दिया। लेकिन सियासी मामला ये नहीं, दिलचस्प ये है कि विकास के तमाम दावों के बीच उत्तर प्रदेश में आज जाति की लड़ाई जोरदार रही। बीजेपी ओबीसी कार्ड चलती रही तो समाजवादी पार्टी ब्राह्मण कार्ड खेलती रही। यूपी में 4.5 साल की सरकार पूरा होने के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन किए। अपनी सरकार में 32वीं बार अयोध्या पहुंचने से पहले उन्होंने 4.5 साल की उपलब्धियां गिनाई। पीठ थपथपाते हुए कहा कि यूपी में सुरक्षा सुशासन के नजरिए से सरकार ने बहुत काम किया। अपने लिए नहीं बल्कि 42 लाख गरीबों के लिए आवास बनाए, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को शौचालय उपलब्ध कराए, 1 करोड़ 26 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस दिया, 2 करोड़ 53 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से जोड़ा, 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया, डीडीटी के माध्यम से 5 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि लाभार्थियों को देने का काम किया, 4.5 लाख सरकारी नौकरी दी, नौकरी में आरक्षण के नियमों का ख्याल रखा और पारदर्शिता के साथ नौकरी दी। ये भी कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी पहले 14वें नंबर पर था, अब दूसरे नंबर पर है और इस सरकार में निवेश का माहौल अच्छा बना। कोरोना प्रबंधन पर गर्व करते हुए कहा कि यूपी देश का ही नहीं दुनिया का मॉडल बना। इसके बाद कई और उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। विपक्ष पर चुन चुन कर कई हमले किए। 2012 से 2017 के बीच के इस कालखंड को भी देखा होगा, क्योंकि ज़्यादा पुरानी बात मैं नहीं, केवल इससे ठीक पहले का जो कार्यकाल था उसमें देखा होगा कि हर तीसरे चौथे दिन एवरेज एक बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। योगी ने इसके साथ ही 2022 का लक्ष्य भी दे दिया। कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 350 सीट जीतेगी, लेकिन विपक्ष ने खासकर समाजवादी पार्टी ने योगी के रिपोर्ट कार्ड को 16 आने झूठा करार दिया। समाजवादी पार्टी बस यही कहना चाहती है कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और दावा किताबी है। हैरानी ये नहीं कि यूपी में रविवार को विकास के दावों पर लड़ाई कितनी हुई, बल्कि दिलचस्प ये देखने को मिला कि अब की बार जाति की लड़ाई जोरदार रही। अयोध्या पहुंचने के बाद योगी बीजेपी के ओबीसी मोर्चा की 2 दिवसीय बैठक में शामिल हुए। बीजेपी पिछड़ा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए भी विपक्ष को घेरा। हम सबको मिलकर के एक बार फिर से आपदा का भी सामना करना है, लेकिन साथ साथ आसन्न विधानसभा चुनाव के लिए भी अपने आप को तैयार खड़ा करना है। एक एक जगह जाकर के लोगों को इस बात के बारे में अवगत कराना है कि हम लोग उन लोगों से चौकन्ना रहे जो जाति की राजनीति करके समाज में विभाजन की खाई को बांटने के बजाय उसको चौड़ा करना चाहते हैं। पिछड़ा मोर्चा के कार्यक्रम में योगी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जात की राजनीति करने वाले दलों के खिलाफ जीत का मंत्र दे रहे थे। इसी बहाने बीजेपी विपक्ष के पिछड़ा वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही थी, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी बीजेपी के ब्राह्मण वोट बैंक को साधने में जुटी थी। बीएसपी की तरह समाजवादी पार्टी ने भी यूपी के 12% ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए कई जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलन किया। अखिलेश यादव ने प्रबुद्ध सम्मेलन के लिए समाजवादी पार्टी के 5 ब्राह्मण नेताओं की टीम बनाई है। इसके अलावा लखनऊ में भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाने की योजना है और अखिलेश यादव दूसरी पार्टी के ब्राह्मण चेहरों को भी समाजवादी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या विकास पर नहीं बल्कि जाति पर लड़ी जाएगी 2022 की लड़ाई? क्या अब की बार यूपी के चुनाव में ओबीसी कार्ड बनाम ब्राह्मण कार्ड की जंग देखने को मिलेगी? विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ।
तो कुल मिलाकर बड़ा सवाल यही कि हर बार नेता बातें बड़ी बड़ी करते हैं, विकास की बात हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो पूरी सियासी बिसात जातियों के इर्द गिर्द ही आकर सिमट जाती है या फिर धर्म के इर्द गिर्द सिमट जाती है। सबसे पहले बात मुंबई के सबसे बड़े राजा यानी लालबाग के राजा की। कोरोना के चलते विसर्जन में वैसी धूम तो नहीं रही, लेकिन श्रद्धा में कमी नहीं आई। लोगों ने भारी मन से गणपति विसर्जन किया। मुंबई के सबसे मशहूर लालबाग के राजा, सबसे अधिक लोकप्रिय सार्वजनिक गणेश मंडल के गणपति, नवसाचा गणपति यानी सबकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले बप्पा, विदाई के लिए निकली बप्पा की सवारी। हम अभी भाईकला के बकरा अड्डे पर है, जहां पर आप देखा जाए तो हर साल की तरह ये विसर्जन की रैली नहीं है, क्योंकि जो हर साल का जो जुलूस रहता है, जो भक्तों का जो भीड़ रहती है, इस साल नहीं है, क्योंकि कोरोना के जो बहुत सारे निर्बंध है, इसके कारण ये पुलिस ने जो सभी जो भीड़ है वो यहाँ पर एक बाजू में की है। जितने भी लोग यहाँ पर देखने आएंगे तो उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। किसी को भी यहाँ की विसर्जन की रैली में किसी को भी शामिल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जो कोरोना के स्टेट गवर्नमेंट के जो रूल्स है उसमें कहा गया है कि ये जो विसर्जन रैली है उसमें ज़्यादा भक्तगण नहीं शामिल हो सकते और चंद लोगों के मौजूदगी में ये लालबाग का राजा का विसर्जन अभी करने गिरगांव चौपाटी जा रहे हैं। पूरे 10 दिनों से विराजमान लालबाग के राजा की विदाई का ये दृश्य बप्पा के प्रति लोगों की असीम श्रद्धा को दिखाता है। सड़क के किनारे लोगों की कतार, तो छतों से फूलों की बारिश। कोरोना के चलते ये दूसरा साल है जब लालबाग के राजा के भक्तों को अपने भगवान से दूरी बनानी पड़ी हो। यही कारण है कि विसर्जन के लिए चौपाटी जाते बप्पा के साथ भक्त कम और सुरक्षाकर्मी ज्यादा नजर आए। मैं भी गिरगांव चौपाटी में हूँ। पुलिस बड़ी मात्रा में यहाँ पे तैनात है। लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मगर पुलिस उसको रोक रही है, क्योंकि कोरोना का नियम को पालन करने की सबको कहा गया है, तो ये यहाँ पे न आए। लालबाग से गिरगांव चौपाटी तक करीब 9 किलोमीटर की दूरी के सभी रास्तों पर बप्पा के भक्त खड़े थे अपने प्रिय गणपति के इंतजार में। और फिर गिरगांव चौपाटी आते आते बप्पा की सवारी के साथ भक्तों की भीड़ और बढ़ चुकी थी। हर साल की तरह इस बार भी लालबाग के राजा को गिरगांव चौपाटी में विसर्जन के लिए लाया गया। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पे लालबाग का राजा जो कहा जाता है, मुंबई का बड़ा गणपति है, उसका यहाँ पे विसर्जन हो गया है। जिस लालबाग का राजा के लिए जो विसर्जन यात्रा कहते हैं, वो विसर्जन यात्रा जो है 24 घंटे या 22-24 घंटे चलती है, मगर ये इस साल ये जो यात्रा है की बात सिर्फ 4.5 घंटे में खत्म हो गई है। ये कोरोना के चलते जो नियम लगाए हुए हैं, उस नियम को चलते पूरे मुंबई में भी ये सब नियम का पालन हो रहा है। यहाँ मुंबई पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। आसमान से हेलीकॉप्टर से चप्पे चप्पे पर नजर रखा जा रहा था, तो आसपास की ऊंची बिल्डिंग से भी सुरक्षाकर्मी निगरानी में लगे थे। और फिर शुरू हुआ लालबाग के राजा के विसर्जन का कार्यक्रम। एमसीडी की ओर विशेष तैयारी के बीच अगले साल तो जल्दी आके आमंत्रण के साथ बप्पा को विदाई दे दी गई। मुंबई के गिरगांव चौपाटी में बड़ी संख्या में बप्पा को विदाई के लिए लाया जाता है। और ये जो आज जो पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में जो जल्लोष चल रहा है, वो गणपति बप्पा अगले साल तू जल्दी आ, ये कहकर गणपति बप्पा को विदाई दी जा रही है। वीडियो शंकर टिमल्ला के साथ प्रशांत अंकुश राव, जी मीडिया, मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सरकारी निवास वर्षा पर स्थापित गणपति बप्पा का कृत्रिम तालाब में विसर्जन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और पुत्र आदित्य ठाकरे मौजूद रहे। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। पहले बप्पा की आरती उतारी गई और फिर उनका विसर्जन किया गया, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं।
मंगल मूर्ती पुढच्या वर्षी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी हर साल गणपति की पूजा धूमधाम से करते हैं। इस बार भी उन्होंने अपने सरकारी आवास में स्थापित गणपति बप्पा का विसर्जन किया। देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी ने बप्पा की पूजा अर्चना के बाद कृत्रिम तालाब में मूर्ति विसर्जन की। वहीं महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने भी आज गणपति का विसर्जन किया। विसर्जन से पहले अशोक चव्हाण ने भी बप्पा की आरती की और अगले बरस जल्दी आने के वादे के साथ बप्पा को विदाई दी। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में बप्पा के विसर्जन की धूम रही। हालांकि कोरोना के चलते कड़े नियम लागू किए गए, फिर भी लोगों ने श्रद्धा में कमी नहीं आने दी। न केवल मुंबई बल्कि महाराष्ट्र के शहर शहर गणेश उत्सव की धूम रहती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुणे में गणपति विसर्जन का नजारा। विसर्जन जुलूस पर पाबंदी के बावजूद गुरुजी तालीम मंडल के गणपति का विसर्जन जुलूस निकला। बप्पा के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते हुए अच्छी खासी भीड़ विसर्जन जुलूस में नजर आई। नाचते गाते गुलाल उड़ाते लोग बप्पा के विसर्जन जुलूस में नजर आए। पुणे के ही भाऊ रंगारी गणपति के पंडाल में भी भक्त कुछ इसी उत्साह में दिखे। जिस पुणे में सार्वजनिक गणेशोत्सव की नींव रखी गई थी, उस पुणे में गणपति बप्पा का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ की विसर्जन यात्रा काफी विशेषताओं से भरी हुई रहती है। इस वक्त हम देख रहे हैं पुणे के यानी देश के सबसे पहले सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति की ये विसर्जन यात्रा है। हालांकि इस साल कोरोना के कारण कई सारे नियम हैं, ढोल ताशे उस मात्रा में नहीं है और यहाँ पे भक्तों की संख्या भी काफी कम है, लेकिन यहाँ पे भक्ति और उत्साह में बिल्कुल ही कमी नहीं है। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में विसर्जन के लिए निकले 21 फुट की मूर्ति को स्थानीय प्रशासन ने कुछ वक्त के लिए रोक दिया। 21 फुट की गणेश मूर्ति बिठाने के लिए यहाँ पर परमिशन नहीं है, फिर भी यहाँ पर ये मूर्ति लाके रखी है। इसलिए हम देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन पर इसका दबाव बढ़ा है, क्योंकि सिक्योरिटी उस तरह से लगाई नहीं गई थी। लेकिन अभी यहाँ पर 21 फुटी गणपति आया है, इसलिए यहाँ पर अधिक का जो बल है यहाँ पर पुलिस को लगाना पड़ा है। दरअसल कोरोना के चलते इस साल महाराष्ट्र में गणपति की अधिकतम ऊंचाई 4 फुट रखने के ही नियम थे। इसी कारण लाल बाग के राजा की मूर्ति की ऊंचाई भी 4 फुट से ज्यादा नहीं थी। यही कारण रहा कि कोल्हापुर में बप्पा की 21 फुट ऊंची मूर्ति बना तो दी गई, लेकिन इसे स्थापित नहीं की गई। लेकिन जब इसे विसर्जन के लिए निकाला गया तो प्रशासन के सामने भी उलझन की स्थिति आ गई। किसी तरह का विवाद ना हो, इसके लिए 21 फुट की मूर्ति के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। हालांकि बाद में कोल्हापुर के बप्पा की भी विदाई हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। गणेश गली के गणपति की विदाई में भी कोई कमी नहीं दिखी। भक्त श्रद्धा भाव में नाचते झूमते बप्पा को विदाई देते दिखे। वहीं एक पंडाल में गायक सुखविंदर ने भी विसर्जन से पहले पूजा की। जयकारों के बीच बप्पा की विदाई। ढोल नगाड़ों के बीच निकली मुंबई की राजा की सवारी। गणेश गली के गणपति बप्पा की विदाई। मुंबई के राजा कहे जाने वाला गणेश गली के गणपति बप्पा का मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर समंदर में विसर्जन किया गया। कोरोना के चलते जुलूस पर रोक के बीच बप्पा की मूर्ति दोपहर में गिरगांव चौपाटी लाई गई, जहां उनका विसर्जन किया गया। वहीं बप्पा की विदाई के पहले मशहूर गायक सुखविंदर सिंह मुंबई के एक पंडाल में पहुंचे। यहां का पंडाल फिल्म तन्हाजी की थीम पर बनाया गया था।
से यहाँ से गुजर रहा हूँ तो पंडाल की तरफ मैं देखता हूँ कि ये बहुत बड़ा पंडाल लगाया है और मुझे लगा कि यार बहुत अच्छा पंडाल है। और ये देखिए ईश्वर ने, भगवान श्री गणेश जी ने कितनी अच्छी बुला लिया इधर मेरे को दर्शन के लिए। यहाँ सुखविंदर सिंह ने बप्पा की आराधना करते हुए कोरोना मुक्त भारत की कामना की। सर्व कष्ट परिहरण, सबके कष्ट दूर हों, एक ही प्रार्थना, सिर्फ एक ही प्रार्थना इस वक्त जो हम सब मिलके एक ही प्रार्थना करें कि सबकी तंदुरुस्ती के लिए, सबकी अच्छी सेहत के लिए। गणेशोत्सव के आखिरी दिन आज बप्पा को विसर्जित कर दिया गया। विसर्जन अगले बरस जल्दी आने के वादे के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गणेश महोत्सव पर गणपति खुद इंदौर की सड़कों पर लोगों को ट्रैफिक नियम समझाते देखे गए। दरअसल इंदौर में सड़क हादसों के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को यातायात के लिए जागरूक करने के लिए अनंत चतुर्दशी के दिन प्रियांशु चौक से गणपति के गेटअप में नजर आए, सड़क पर लोगों को जागरूक किया और साथ ही ट्रैफिक नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी। आपको बता दें, स्पेशल ट्रैफिक ग्रुप समय समय पर लोगों को ट्रैफिक के नियमों के बारे में बताता है और इससे जुड़े हुए आयोजन भी कराता है। लोगों गणेश जी का वेश देख के ज़्यादा जागरूक तो है और कहते हैं ना, भगवान की हर बात पब्लिक मानती है और पब्लिक गणेश जी से कुछ मांगते, तो हम यही चाहेंगे कि गणेश जी आज आपको बता रहे कि यातायात नियमों का पालन करें, खुद भी सुरक्षित लें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.